हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एरर। तो एरर जो है ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इस एरर से लगभग क्वेश्चंस जो हैं आपके नीट जेई के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसे स्किप ना करें। अब ध्यान दें, एरर क्या है। एरर एक्चुअल में क्या है, हम जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उस मेज़रमेंट में होने वाली गलती को ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। बस इतना बात ध्यान रखिए, ठीक है। वी कैन डिफाइन इट आफ्टर सम टाइम विद सुटेबल डेफिनेशन, बट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू, जस्ट अंडरस्टैंड इट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक चौक है। मानना क्या ये है ही हमारी चौक है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है हमारी, जो इसकी वास्तव में जो लंबाई है, मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं 5.55 सेंटीमीटर है। 5.55 सेंटीमीटर है एक्चुअल में। पर अगर आप इसे मेज़र करेंगे तो डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से आप इसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद अगर नॉर्मल स्केल से मेज़र करें तो 5.5 आ जाए, या 5.4 आ जाए, या 5.6 आ जाए। एरर तो है, गलती है मेज़रमेंट में, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो उस समय जो आपने मेज़र्ड की है, जो वैल्यू है, मेज़र्ड वैल्यू दैट मीन्स जो आपने मेज़र की है, जो मैंने मेज़र की है, और ट्रू वैल्यू जो इसकी वास्तव में लंबाई है इन रियलिटी, इज दैट क्लियर। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर एरर। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेज़र्ड वैल्यू इज कॉल्ड योर एरर। डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर। परफेक्टली आपको क्या होता है, समझ में आता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर, सो एरर मीन्स, ध्यान देना, एरर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बस इतनी एरर के लिए ये हमारा स्टेटमेंट काफ़ी है, ठीक है। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ को समझ सकते हैं। अब एरर जो है उसको कई तरीके से डिफाइन की गई है। एक्चुअल में डिफाइन करने का मतलब ये है कि एरर किस किस तरीके से आती है, पहली चीज़ है, और दूसरा उसे किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ये हमको बस क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि एरर के कारण क्या, किस किस तरीके से एरर आती है। तो यहाँ पर फिजिक्स में बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। किसको, एरर को। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर, किस किस तरीके से होगी। तो ये जो है, ये दो तरीके की एरर हमारे सिलेबस में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं अपने नीट जेई के सिलेबस में। पहली है हमारी सिस्टमैटिक एरर। कौन सी है हमारी, सिस्टमैटिक एरर। इज दैट क्लियर। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती हैं जिनके कारण हमें मालूम होते हैं, और जो सिस्टम यानी कि इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन के कारण या हमारे इम्परफेक्शन के कारण होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी एरर कहलाती है, सिस्टमैटिक एरर। इज दैट क्लियर। सिंपल सी बात में बोलूँ, द कॉज आर नोन, हमको इसके कारण क्या होते हैं, पता होते हैं। एक सिंपल सी बात करूँ, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, कॉज आर नोन। बस बात ख़त्म, ये सफिशियंट है आपके लिए। कॉज आर नोन में, जैसे यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ तो किस किस तरीके की हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो सकती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का सीधा सा मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जनरेटेड एरर या इंस्ट्रूमेंट के कारण पैदा होने वाली एरर, मैं बोल सकता हूँ उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, स्केल बनाया, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, आप लोगों ने इसे 10th क्लास और 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उस समय आपने देखा होगा, आपका नॉर्मल सा मीटर स्केल भी ले लें, अगर बनाते समय उसी में अगर कोई एरर आ जाए, मान लेते जो प्रिंटिंग है आपकी, उसमें अगर उसी में कोई फॉल्टी प्रिंट हो जाए तो भी आप मेजरमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। स्केल टूट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कुछ लिख जाए तो भी क्या होगा, आपका मेजरमेंट गड़बड़ आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। एंड अनदर थिंग, इफ़ यू हैव वर्नियर कैलिपर्स, तो आप बहुत अच्छे जानते हैं वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। दोनों के 0 का एक दूसरे के साथ में होना, कोइंसाइड होना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं वो या थोड़ा सा लेफ्ट या राइट अगर कहीं हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, जो आप रीडिंग लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगा, यानी ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो उस कंडीशन में जो आपकी एरर होगी वो कौन सी एरर कहलाएगी, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम जीरो एरर को क्या करते हैं, प्लेस करके रखते हैं। जीरो एरर क्या है, मान लेते हैं वही जो अभी मैं बता रहा था आपको, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, कि अगर मान लो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर साथ में है तो हम कह सकते हैं इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर वो लेफ़्ट राइट हो जाए
तो हम उसे कहेंगे क्या, ज़ीरो एरर है हमारी। इज़ दैट क्लियर? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपने ज़ीरो एरर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। डन। तो ये हमारी सारी की सारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं, हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट से भी एरर हो, और कुछ भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि पर्सनल एरर बोल सकते हैं। ठीक है ना, कौन सी एरर बोल सकते हैं हम, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है भाई? पर्सनल एरर को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? और उस समय मेज़र करते समय मान लीजिए आपने रीडिंग ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप अभी पढ़ेंगे आगे, अगर स्कूल वगैरह में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई मान लो मीटर स्केल अमीटर की रीडिंग लेना है आपको, या फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेना है। तो उस समय जब आप रीडिंग लेंगे तो उसका जो आपका अमीटर या वोल्ट मीटर होगा, तो आपको एकदम परपेंडिकुलर क्या होना है, रीडिंग लेना होता है, ताकि आप क्या कर सकें, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकें। पर अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट और राइट के थ्रू क्या किया, आपने उसकी रीडिंग लेने की कोशिश की, तो एक पैरालैक्स हो जाता है। पैरालैक्स का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ना देख सकने के कारण आजू बाजू से बैकग्राउंड का शिफ्ट होना। ये पैरालैक्स एक सिचुएशन होती है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पैरालैक्स के कारण क्या होती है, आपकी वहाँ पर एरर आती है। ठीक है, तो ये हमारी पर्सनल एरर हो गई भाई। एक हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्रोसीजर के कारण भी हो सकती है एरर। कौन सी हो सकती है हमारी? प्रोसीजर के कारण, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के कारण। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है भाई? हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको प्रोसीजर नहीं मालूम, प्रोसीजर नहीं मालूम। अच्छा, प्रोसीजर मालूम भी है, लेकिन फिर भी हम उसको सही तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन ना कर पाएँ, डिफाइन ना कर पाएँ, तो भी हमको एरर आएगी। हम एपरेटस ही ढंग से सेट ना कर पाएँ, ठीक है ना, वो भी कौन सी एरर आएगी हमारी? एक्सपेरिमेंटल एरर के थ्रू में आएगी, प्रोसीजर में। जैसे मान लीजिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट, इफ़ आई एम गिविंग यू द थर्मोमीटर एंड आस्किंग यू टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी। इज़ दैट क्लियर? तो आप क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को आर्मपिट में रखेंगे और मेज़र करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो आपको कोई ना कोई रीडिंग मिलेगी। उस समय जब रीडिंग मिलेगी तो क्या आप कह सकते हैं कि दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी? नो, यू कैन नॉट से। इज़ दैट क्लियर? वो हो ही नहीं सकता, उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। मेरी इंटरनल टेम्परेचर जो है वो आर्मपिट से एग्जैक्टली नहीं निकल सकता। तो दिस इज ऑल्सो द एरर। इज़ दैट क्लियर? और भी है हमारे पास, जैसे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कौन सी बोल सकते हैं हम? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। इज दैट क्लियर? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज मतलब कि बाहरी कारणों के कारण एरर। मान लेते हैं, डू यू नो, अभी हम पढ़ेंगे इसको ऑसिलेशन चैप्टर में, कि जैसे सिंपल पेंडुलम देखा होगा। ऐसे सिंपल पेंडुलम को मैंने आपको समझाया था, एक धागे में एक बॉब को लटका के ऑसिलेशन कराया जाए तो उसका टाइम पीरियड हमको निकालना रहता है। तो सोचिए ज़रा, अगर मैं उसे खिड़की के बाहर रख दूं, हवा चल जाए, तो उसमें हवा लगने के कारण उसकी मोशन में अफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। क्लियर है? तो उसका जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उससे थोड़ा सा क्या आएगा, हमारा डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? प्रेशर के कारण हो सकता है, किसी दूसरी क्वांटिटी में टेम्परेचर, सारी चीज़ क्या करती हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को यदि अफेक्ट करती हैं। तो ये जो एरर हैं, दिस एरर कॉल्ड दी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द सिस्टमैटिक एरर which can be understood easily by you if you are thinking about that one. Is that clear? There are the lots of books, just read them. If you are getting any problems, so just write down there and I will try my best to solve that. Is that clear? So ये जो है आपकी क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। और भी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मेन जो है हमारे पास, जिसको हमें कैलकुलेटिव के फॉर्म में पढ़ना है, वो है हमारी रैंडम एरर। इज दैट क्लियर? वो हमारी कौन सी है? रैंडम एरर। और यही जो है हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन है किसका? इसका, एरर का। डन, रैंडम एरर। इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। और आप एक बात ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने के बाद लगभग हमारे जो छोटे छोटे से 2-4 लेक्चर बनेंगे, उनके थ्रू आप इन्हें क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। इज दैट क्लियर? ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप इन्हें सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से अबाउट द रैंडम एरर। रैंडम का मतलब ऐसा है कि वो एरर जिसका
जिसका कारण हमको मालूम ही नहीं होता, पहली चीज़, ठीक है ना। ऐसी मतलब एक्सपेरिमेंट करते समय हमें कोई एरर का कारण ही मालूम ना हो कि एरर क्यों जनरेट हो रही है, दे आर दीज टाइप्स ऑफ एरर आर कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द रैंडम एरर। और जब कारण नहीं मालूम होता तो हम उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाते, ठीक है, ये भी नहीं बता पाते कि उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे कम करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, बहुत सारी क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और उस रीडिंग में कभी कभी तो ऐसा होता है भाई कि एक से ज़्यादा रीडिंग लेने के बाद हर में भी अलग अलग आता है, तो हम कैसे बोल दें कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। इज़ दैट क्लियर। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को पढ़ने के लिए, ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कितनी एरर हुई है, कितना परसेंटेज हो उसका, इस सब को कैलकुलेट करेंगे हम किस में, रैंडम एरर में। इज़ दैट क्लियर। तो रैंडम एरर का सबसे पहले कारण क्या होता है, अननोन होता है। और कभी कभी इसमें जब हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं तो उस मल्टीपल रीडिंग लेने के बाद भी हर रीडिंग कैसी होती है, अलग अलग लगभग आ जाती है, कभी कभी सेम भी आती है पर अलग अलग आ जाती है। तो हम उसे कौन सी एरर में बोलते हैं, रैंडम एरर। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एरर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट whose cause is unknown, is that clear, is called the random error. And in this type of error, when we perform the experiment, on that time we get the different values in each experiment, is that clear, each time of the experiment. So these error are called the random error, is that clear. So how can we determine that what is the true value in the random error, is that clear. तो अब हम समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर के हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम मान लेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेज़र किया। इज़ दैट क्लियर। जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। आई एम एनालाइजिंग द रैंडम एरर और फॉर दैट वन आई एम अज्यूमिंग, आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट दिस, दैट आई एम मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम हो, वट एवर। इज़ दैट क्लियर। मैंने उसे मेज़र किया तो मेरे को कुछ रीडिंग मिली और वो रीडिंग थी A1, A2, A3 डैश 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 AN। मैंने n बार एक क्वांटिटी को मेज़र किया, वो n 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, वट एवर। इज दैट क्लियर। मैंने इसको मेज़र किया। अब मेज़र करने के बाद मैंने माना कि मेरे को इतनी रीडिंग मिल गई। शायद लंबाई हो सकती है 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ये। इज दैट क्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्जेक्टली आई वांट टू टेल। तो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया और मेरे को ये हो गई रीडिंग, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि एरर निकालने के लिए कम से कम मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब का मैं मीन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। आई विल फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट, एवरेज जिसको हम बोलेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, इसका ए मीन निकालूंगा। तो ए मीन निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश डैश, कितना होगा भाई मेरा, AN अपॉन n। तो इस कंडीशन में जो मेरी वैल्यू ए मीन की आएगी, समझ में आ रहा ना, जो ए मीन की जो वैल्यू आएगी मेरी, दैट विल बी ट्रीटेड एज माय ट्रू वैल्यू। इज दैट क्लियर। दैट विल बी ट्रीटेड एज माय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू विल बी ए मीन। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। सो सिंपल इट इज। ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब हमारी जब ट्रू वैल्यू निकल के आ जाती है तो हमारा मेन काम क्या होता है, यहाँ पर चालू होता है हमारी स्टडी को करने का और एरर को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहले मूव करते हैं हमारी एब्सोल्यूट एरर की ओर। किसकी तरफ मूव करते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये सारे तरीके जो हैं हमारा रैंडम एरर की स्टडी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एरर को पढ़ना, उसको कम करना, एक्चुअल में उसको जानना, तब तो जानेंगे, पहचानेंगे और कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। इज दैट क्लियर। क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है डिफरेंस का, किस किस के बीच का, ट्रू वैल्यू यानी ए मीन और हर रीडिंग के वैल्यू का इंडिविजुअली। इज दैट क्लियर। मतलब ये है मेरा बोलने का कि इस ट्रू वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है उसके साथ हर वैल्यू को अलग अलग डिफरेंस में निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना ही क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट एरर। इज दैट क्लियर। सो एब्सोल्यूट एरर कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of difference of true value, that means a mean, is that clear, true value and the measured value of the physical quantity individually। मतलब ये हमारा क्या है, किसके थ्रू हम समझा सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लेने का कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इसका एवरेज 1 आया, इसका एवरेज क्या आया, 1 आया। इनमें से कोई क्वांटिटी 1 से छोटी हो सकती है और कोई क्वांटिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा जो
वैल्यू आएगी वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम मैग्नीट्यूड लेकर के क्या करेंगे, उसके डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। देखिए ध्यान देना, एरर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, एरर का मतलब सिर्फ एरर है। मान लीजिए आपके पास 100 कॉइन मैं आपको दे दूं, वो मेरे को पता है, आप गिनिए उन्हें, ठीक ना, आपको नहीं पता 100 हैं। अगर आप 99 गिन देते हैं और या फिर 101 गिन देते हैं, तो दोनों में आपकी एरर एक की ही आई है। समझिए ध्यान से, चाहे आप ज़्यादा गिने चाहे कम गिने, एरर तो एरर है। इज़ दैट क्लियर? ये मतलब नहीं है कि आप कम कर दो या ज़्यादा कर दो, मतलब ट्रू वैल्यू से आपका जो भी डिफरेंस होगा वो आपका किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, एरर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली के लिए, पहली क्वांटिटी के लिए अगर मैं बात करूँ, पहली क्वांटिटी के लिए एब्सोल्यूट एरर की बात करूँ, तो इसे मैं लिखूंगा डेल्टा A1 और दैट विल बी डेल्टा A मीन माइनस A1। इज़ दैट क्लियर? डेल्टा A1 माइनस A1 मीन में। दूसरी वैल्यू के लिए डेल्टा A2 इज इक्वल टू डेल्टा A मीन माइनस कितना हो जाएगा भाई अपना A2, दूसरी क्वांटिटी के लिए। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देना ज़रा। तीसरा मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा, डेल्टा A3, आर यू गेटिंग, डेल्टा A मीन माइनस A3 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज़ बीच की आपने निकाल ली हैं, तो लास्ट वाला भी तो निकलेगा भाई अपना, डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। इज दैट क्लियर? सारी की सारी वैल्यू, सारे के सारे हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली हर एक फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। इज दैट क्लियर? क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट mean error. Is that clear? Are you understanding what I am writing there? So you can say that delta A mean, and that will be delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta AN. You can write down, and that will be upon n. Is that clear? So that is the simple thing to evaluate delta A mean. No issue. So do you know, when you are measuring the physical quantity, so that is the true value, you don't have any problem for that one, and that is the absolute error, absolute mean error actually, to measure that physical quantity. So if you want to report the answer, so the answer will be reported as your reading will be reported as del A mean plus minus delta A mean. Is that clear? What exactly I want to tell? So that is your answer. किस चीज़ को, कोई फिजिकल क्वांटिटी जब आप क्या करोगे, मेज़र करोगे, तो उस मेज़र करने के बाद जब आप उसे रिपोर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में क्या करेंगे, आप उसको आंसर को रिपोर्ट करेंगे। और इसका मतलब जो है आपका, तो आप ध्यान रखना, आपका जो आंसर होगा वो एक्चुअल में होगा कितना, डेल्टा ए मीन, ना माफ़ करना, कितना होगा, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इसके बीच में आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बीच में क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब जो आपकी जो वैल्यू होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, मैक्सिमम इतनी होगी, यानी इसके बीच में हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करके, उसको मेजर करके बताने का क्या है, हमारे पास तरीका है। ठीक है, सिंपल सा तरीका, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। अब भाई एक एरर और आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। कौन सी एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसे हम बोलते हैं। ये इसका काम है हमारे पास मेजरमेंट में, हम देखेंगे। तो रिलेटिव एरर इज नथिंग मोर देन द रेशियो ऑफ ए मीन एंड डेल ए मीन। समझ में आ गया? इनका रेशियो के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उल्टा बोल दिया मैंने एक्चुअल में, द रेशियो ऑफ डेल ए मीन एंड ए मीन, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर, यानी कि ट्रू वैल्यू, इसका रेशियो है। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, रिलेटिव एरर को मैं बोल देता हूँ भाई ER से डिनोट कर देता हूँ, ER से। ठीक है ना, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू मतलब ए मीन। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास नेक्स्ट एरर है कौन सी, परसेंटेज एरर। कौन सी है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो है हमारी, अगर मैं रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म्स में लिख दूं तो वो मेरी कौन सी हो जाती है, परसेंटेज एरर हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो मैं परसेंटेज एरर को EP लिख देता हूं और इसे लिख सकता हूं ER इंटू 100%। इज दैट क्लियर? या फिर यहाँ जगह खाली है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे
अपने टर्म्स में, तो EP दैट मीन्स दैट इज द परसेंटेज एरर, सो दैट विल बी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मतलब कि ट्रू वैल्यू इंटू 100%. इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर परसेंटेज एरर. देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट. इज दैट क्लियर? ये जो हमने इतना सारा लिखा है ये सिर्फ किसके वेरिएबल के फॉर्म में है. अभी आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझाता हूँ, एकदम 100% ग्रिप हो जाएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट नोट इट. है तो अब हम अपना क्या करेंगे, जो पूरा इतना सारा तामझाम पढ़ा हुआ है उसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्या करेंगे समझेंगे. भाई मान लेते हैं एक कोई लेंथ है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें, उसकी हमने लेंथ क्या की, मेज़र की. तो हमको लेंथ मेज़र करने के बाद हमें कुछ रीडिंग मिली हैं. ठीक है ना, हमने वर्नियर कैलिपर से मेज़र की थी. अपने मन से रीडिंग लिख रहा हूं मैं. इज दैट क्लियर? मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन था, पढ़ा था मैंने, मेरे को हल्की से इसकी रीडिंग सी याद है, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो और नॉर्मल सी क्या की मैंने, एक वैल्यूज़ लिख दी मैंने, कितनी, 5 वैल्यूज़ लिख दी है. मतलब किसी लेंथ को मैंने मेज़र किया था, तो उसको मेज़र करने में मेरे को 5 रीडिंग मिली है. और मेरे को ध्यान लगभग सभी रीडिंग क्या है, अलग अलग हैं. सेम भी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है, 1-2 रीडिंग सेम भी हो सकती हैं. तो ये हमारी रैंडम एरर की क्या है, कैटेगरी में आ गया. अब मेरे को भाई निकालना है, मैं बोलता हूँ मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है. तो परसेंटेज एरर मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ ताकि इसमें मैं आपको ट्रू वैल्यू भी निकाल सकूँ, एब्सोल्यूट एरर भी निकलवा सकूँ. समझ में आ रहा ना सारी चीज़ें. एक बात ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ता ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक है, 3 पॉइंट तक है, सबके लिए प्रोसीजर क्या है, सेम है. आई एम जस्ट सेइंग दैट एग्जाम में कभी भी क्या होता है, आपको प्रोसीजर जो है वो मायने रखती है. ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि नंबर बदले जा सकते हैं पर प्रोसीजर नहीं बदली जा सकती. आप IIT ले लो, नीट ले लो, JEE ले लो, इनमें लगभग क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट रिपीट नहीं होते. IIT में तो रिपीट होते ही नहीं है. ठीक है, तो क्या होता है, पर एक चीज़ रिपीट होती है, वो है कंसेप्ट. इज दैट क्लियर? वो कौन सी चीज़ है आपकी, कंसेप्ट. तो कंसेप्ट को बस क्या करना है, आपको डाइजेस्ट करना है. बाकी क्वेश्चन आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा. अगर मान लो तो मैं यहाँ पर डेसिमल के 3 पॉइंट तक दे दूँ, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो. तो ध्यान रखना, इसको पहले प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे हम, एकदम 0 लेवल से. ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय मैं इन सारी क्वांटिटियों को लेबल कर दूंगा. तो सॉल्यूशन करते समय मान लिया कि लेट, ध्यान देना, A1 इज इक्वल टू 2.63 सेंटीमीटर, नो इशू. A2 इज इक्वल टू माई 2.56 सेंटीमीटर. A3 इज इक्वल टू भाई 2.42 सेंटीमीटर. एंड A4 इज इक्वल टू 2.80 सेंटीमीटर. एंड A5 इज इक्वल टू 2.71 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? ये है 4, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. इज दैट क्लियर? तो ये आपकी क्या होंगे, वैल्यूज आ गई. ट्रू वैल्यू क्या है इसमें, बता सकते हो? नो, यू कैन नॉट टेल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द A मीन. नो इशू. सो हाउ कैन आई से दैट फॉर ट्रू वैल्यू, आई एम आस्किंग फॉर ट्रू वैल्यू. सो ट्रू वैल्यू के लिए मैं बोलूँगा A मीन. A मीन को AM से लिख देता हूँ मैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सारी वैल्यूज़ को, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मैं वो ना लिखूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा. कितना होगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.80 प्लस 2.71 अपॉन 5. इज दैट क्लियर? यू कैन ऐड ये. इज दैट क्लियर? दैट इज माई सम. इज दैट क्लियर?
अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। डन। अब मैं आपको सब करके बताऊँ, डायरेक्ट मैं करते जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, आंसर उतना ही आना है। तो ये क्या होगा, ध्यान रखना, लगभग इतना मैं सेंटीमीटर की बात कर देता हूँ। पर एक बात मालूम है आपको कि ये जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो प्रिसीजन है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक है, 3 तक आ गया। ये आपका ट्रू वैल्यू नहीं है। आप ये लिखोगे, मैंने काट देना है पूरा, समझ में आया ना। तो क्या करोगे आप, इसको राउंड ऑफ करोगे। मैं आपको समझा चुका हूँ राउंड ऑफ में। तो कितना आएगा भाई इसमें, इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.62 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है ए मीन, ये मेरी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू आ गई। समझ में आ गया ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उसकी जो वैल्यू है वो लगभग इतनी है। समझ में आ गया ना। जो भी लेंथ मैंने मेज़र की है जिसकी भी वर्नियर कैलिपर से, उसकी लेंथ इतनी है। अब भाई एब्सोल्यूट एरर निकालें, सबकी एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना। तो क्या होगा मेरा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर जो होगा डेल्टा A1 के लिए कितना होगा, AM माइनस A1। तो भाई AM कितना है, देखो 2.62 माइनस A1 कितना है, यहाँ पर देखो 63, कितना है भाई 2.63। तो ज़रा चेक करना मॉड्यूलस में, यदि मैं यहाँ पर निकालूँ डेल्टा A1 की वैल्यू निकल रही है तो कितनी आ रही है, अंदर आएगी माइनस 0.01। चेक करो ज़रा, देखो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप माइनस आएगा। तो मेरा जो डेल्टा A1 एक्चुअल में होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, डेल्टा एक्चुअल में जो होगा वह 0.01 होगा। इज़ दैट क्लियर। ये मेरी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। यहाँ पर यूनिट आप लिख देना है। ऐसे ही डेल्टा A2 क्या करूँगा, डेल्टा A को 2.62 से सब्सट्रैक्ट कर दूँगा किसको, 2.56 को। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, 0.06। नो इशू। डेल्टा A3 कितना होगा, 2.62 माइनस कितना होगा, 2.42। इज दैट क्लियर। सो दैट विल बी 0.20, मतलब कि 0.20। इज दैट क्लियर। दैट विल बी योर नेक्स्ट A4। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 2.62 माइनस 2.80। so my answer will be 0. माइनस में आएगा एक्चुअल में, नेगेटिव 0.18। डन। तो क्या होगा आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.18 एंड देन A5 इज इक्वल टू 2.62 माइनस कितना है, 2.71। सो व्हाट विल बी, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 0.09। ये मेरी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई हर एक मेजरमेंट की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली जा सकती है। कितनी होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A मीन। इज दैट क्लियर। तो कितना होगा भाई मेरा आंसर, देखो ज़रा, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.18 प्लस कितना है 0.09 अपॉन 5। क्लियर। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.54 अपॉन 5। इज़ दैट क्लियर। ऐड कर लीजिएगा आप, फिर आपको इसके बाद आंसर आपको मिलेगा 0.108। इज़ दैट क्लियर। दैट विल बी योर वैल्यू, यू कैन डिटरमाइन। तो ये क्या हो गया आपका, डेल्टा A मीन हो गया। डेल्टा A मीन कितना हो गया भाई आपका, 0.108। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करके कि 0.11। इज़ दैट क्लियर। सेंटीमीटर के थ्रू मैं इसे बोल सकता हूँ। तो आपका जो आंसर होगा, जो आप आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो वो कितना होगा, इसकी जो रीडिंग आपकी रिपोर्ट की जाएगी, ठीक है ना, रीडिंग जो भी आप एक्सपेरिमेंट में रीडिंग रिपोर्ट करेंगे वो होगी आपकी, ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर। ये होगा आपका क्या आंसर। समझ में, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ओह, पर ये थोड़ी है, अभी अपन को रिलेटिव एरर भी निकाल दें क्या, ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ भाई कि रिलेटिव एरर निकालो, तो सो सिंपल, रिलेटिव एरर इज सो सिंपल। क्या होगा हमारा रिलेटिव एरर, ER इज इक्वल टू कितना होगा, डेल A मीन अपॉन A मीन।
नो इशू। तो कितना है डेली मीन 0.11 कर दूं और इसकी वैल्यू कितनी है ए मीन 2.62। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी 0.04198। इज़ दैट क्लियर? अब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, टाइम ख़राब होगा, वो आपको भी समझ में आता है, कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, रिलेटिव एरर आ गई, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं डेसिमल के कितने 2 पॉइंट तक लेकर के चलूँगा, क्योंकि हमारी रीडिंग भी 2 पॉइंट तक है और सफिशेंट सिग्निफिकेंट है हमारी 2 पॉइंट तक। तो मैं क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यू जो लिखूँगा 0.04, इतने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव एरर, नो इशू। Now I will have to find out the percentage error. Do you know why I am calculating the percentage error? बहुत ही मीनिंगफुल है, वो क्यों है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो भाई मेरे नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज माय परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर दैट विल बी EP इज इक्वल टू ER इंटू 100%। दैट मीन्स 0.04 इंटू 100%, दैट मीन्स 4%, एरर ऑफ 4%। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? मतलब कि मैं जब क्या कर रहा हूँ, किसी लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें कितने 4% की एरर आ रही है। यहाँ तक 4% तक, एक्चुअल में 5% तक हम अपनी रीडिंग में हुई एरर को सहन कर सकते हैं और हम उसे सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। समझ में आ गया ना। लेकिन यदि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और उसमें 5% से ज़्यादा मेज़र एरर आ रही है, फिर मैं उसको एरर नहीं बोलूँगा, उसको बोल दूँगा कि आपका एक्सपेरिमेंटिक गलत है। एरर नहीं है, गलत ही है, आपने गड़बड़ी किया है। समझ में आया ना। तो एरर 5% तक की सहन की जा सकती है और हम उसको अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं हाँ यू हैव परफॉर्म्ड समथिंग वेल। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल? दिस इज द रीजन। जस्ट थिंक दैट अगेन आई वांट टू टेल यू, ये जो है डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आ रही है ये किस पर डिपेंड करती है? प्रिसीजन पर। इज दैट क्लियर? और प्रिसीजन किस चीज़ पर बिलोंग करता है? हमारा उस पर लीस्ट काउंट पर। तो ध्यान रखना, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिसीजन। इज दैट क्लियर? अगर मान लेते हैं ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा, ठीक है ना, ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा। ज़्यादा लीस्ट काउंट का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लो 0.1 ही है तो प्रिसीजन हमारा कम होगा, लेकिन अगर लीस्ट काउंट बहुत कम हो तो 0.001, समझ में आ गया? तो प्रिसीजन क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। लीस्ट काउंट मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकने वाली, मेजर की जा सकने वाली मिनिमम वैल्यू। आप मानेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसको, ये जो हमारी लीस्ट काउंट एरर जो है, लीस्ट काउंट एरर जो है, हम उससे रैंडम एरर में प्रिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और आप कहेंगे जो एक्यूरेसी को हम मेज़र करते हैं किससे? एक्यूरेसी जो है बिलोंग करती है एक्चुअल में सिस्टमैटिक एरर से। एक्यूरेसी बिलोंग्स टू सिस्टमैटिक एरर, प्रिसीजन बिलोंग्स टू लीस्ट काउंट एरर। इज दैट क्लियर? एंड लीस्ट काउंट एरर जो है यहाँ पर हम जनरली उसको रैंडम एरर में भी रख देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? कंप्लीट हो गया। अब एक बात लास्ट चीज़ को समझना, इसका मतलब क्या है ज़रा सोचिए। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल सा स्केल है आपके पास, ठीक है ना, नॉर्मल सा स्केल है। ये मिनिमम वैल्यू जो मेज़र करता है वो हमारी 1 मिलीमीटर की है। कितनी मेज़र करता है? 1 मिलीमीटर आपका स्केल कर सकता है मेज़र, ठीक है। अब मैं उससे मान लो 2 मिलीमीटर की कोई लेंथ को नापना चाहूँ, कितनी? 2 मिलीमीटर की लेंथ को नापना चाहूँ तो वो 2 मिलीमीटर की लेंथ को नाप देगा। पर इसमें गलती कितनी होती है? लीस्ट काउंट के बराबर गलती हो सकती है, लीस्ट काउंट के बराबर गलती हो सकती है। मतलब कि अगर आपने 2 मीटर नापा तो 2 मिलीमीटर नापा तो आपकी एरर कितनी हो जाएगी? 2 ± 1 मिलीमीटर। तो ये एरर लगभग 50% की है एरर। और वहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर कितनी की आ जाएगी आपकी? 50% की एरर आ जाएगी। तो उस समय जो हमारी रीडिंग होगी वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। समझ में आया ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप नापना ही पसंद नहीं करोगे जो क्या करते हैं, हमको 50% की एरर दे दे, गलती कर दे। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये हमारा मेन मुद्दा है। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापना ही पसंद नहीं करेंगे जो क्या करेगा, रीडिंग में 50% की एरर ला दे। समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत छोटी लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? वर्नियर कैलिपर्स। और उससे भी छोटी लेंथ अगर नापना हो और प्रिसाइज जाना है, आपको एरर कम करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? स्क्रू गेज का, लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एरर से रिलेटेड टॉपिक। और मेरे को लगता है कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसे नोट करिए, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे।